वेलकम बैक। आज है हमारा डे 3 और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3 केमिस्ट्री। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, you are doing with the schedule. I have a good responses, so I also get motivated, and today I represent you metals and non-metal. So we can start with metals and non-metals. Basically you have learned from your earlier classes like 7th 8th. Okay, so we can do the physical properties of metal very fast. Metals की physical properties, like metals are sonorous, metals are ductile, metals are malleable. Now what are the things ductile, malleability and all? So we can do the fast ये लश्चर। लश्चर का मीन्स होता है शाइनी। तो मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, लाइक यू सी गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल। स्टेट कैसी होती है हमारी, जनरली सॉलिड, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बट एक एक्सेप्शन है मरकरी की, वो लिक्विड होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब कि एवरी मेटल आपका क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब आप उसको बीट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको ठोक पीट कर एक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके। सो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है वो मेलिएबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वी कैन मेक द लाइक अलमीरा, कूलर्स एंड ऑल। ठीक है, देन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब उसको हम इतना कर दे कि वो वायर्स में भी क्या हो जाए, ड्रॉन हो जाए। तो आपके गोल्ड, सिल्वर, ये सब बहुत अच्छी डक्टिलिटी होती है, सो दैट हम फाइन से फाइन ऑर्नामेंट्स भी, अपनी ज्वेलरीज भी बना लेते हैं। देन आपका कंडक्टिविटी। ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आप करोगे, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, लेड एंड मर्करी को लेके, दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स का ज्यादातर सबका हाई होता है, एक्सेप्ट किसको, गैलियम एंड केशियम। आप हाथ पे लोगे और वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्शंस को देखना है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी भी करवा रही हूँ। एनसीईआरटी में आपको एक एक लाइन इस चैप्टर की बहुत अच्छी दी हुई है, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, हर चीज आपको बहुत अच्छे से दे रखी है। तो हम अभी वो करते हैं। जस्ट ये मेरे को आपको इसलिए करवाया कि आपको समझ आ जाए कि क्या चीजें हैं ये। ठीक है, अब अगर हम यही चीजें सारी नॉन मेटल्स में चेक करेंगे तो वो सब कुछ ओपोजिट हो जाएगा। हार्डनेस जो होती है वो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हमारे हार्ड थे, ये क्या है, सॉफ्ट है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है डायमंड की। Malleability, they cannot be hammered into thin sheets, so they are not malleable. Ductility भी नहीं होती, lustrous भी नहीं होते हैं। ये सारे आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से कर लोगे इसको। ठीक है, तो अब हम मेन जो करते हैं ना, वो करते हैं हम अपना एनसीईआरटी से। सो नाउ दिस इज योर एनसीईआरटी। यहाँ पे आपको सारे ये मेटल्स के बारे में यही चीजें बताई हुई है जो हमने फटाफट से कवर कर ली हैं। तो अब मैं मेन आपको लेके आ जाती हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन बॉक्स पे। यहाँ आपका एक्सेप्शंस दे रखे, आप इधर बहुत अच्छे से करोगे। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मर्करी क्या होता है हमारा, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एंड इसी के अलावा मेटल्स का सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट कौन से दो हैं, गैलियम एंड केशियम, जिनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट वो लस्ट्रस होता है, तो नॉन मेटल में भी आपकी एक एक्सेप्शन आ गई। सिमिलरली सारे नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डायमंड है, जो कि क्या है, हार्ड है। ठीक है, इसके अलावा सारे नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, जिसमें आपका सोडियम एंड पोटेशियम है। वैसे तो वो बहुत हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। सो ये आपकी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप करोगे, एमसीक्यूज में आपको ये मिल जाती हैं।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ही, मेटल नॉन मेटल की जो भी है, बट आपको सिर्फ करना क्या है, एक्सेप्शंस करनी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको दिख सकता है, तो आप ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। नाउ अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो मेटल्स है वो एयर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा, आप अपनी लोहे की चीज, आयरन की चीज ऐसे ओपन में रख दो, उस पर रस्ट लग जाता था, कोरोजन हो जाता था, सो दैट आपका जो मेटल है वो क्या कर रहा है, आसपास से चीजों से रिएक्ट कर रहा है। तो आसपास हमारे एयर है, और एयर में हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो एयर में बर्न होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। और मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आप यहाँ पे साथ साथ क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, हाईलाइट करा रही हूँ, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं से ही आपको क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर मतलब ऐसा है जिसमें एक एक बीच बीच में से क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप इसको साथ साथ हाईलाइट करो अपना एनसीईआरटी लेके। यहाँ पे आप याद कर लेना कि कॉपर है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का, राइट। अब देखो, नॉन मेटल है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना लेंगे, मेटल हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट कुछ हमारे एक दो ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उनको एक हमने स्पेशल नेम दे दिया, और उसका नाम क्या पड़ा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, show both acidic as well as basic behavior. So such metal oxide will react with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide. तो आप इसको बहुत बहुत ध्यान से करना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहां से एक फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अच्छा वाला। नाउ यहाँ पे ये कहता है कि आपके जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो जो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, एल्कलीज बोल देंगे। आपको ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स करो। फिर हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं। अब पोटेशियम और सोडियम क्या है, मेटल है आपका, वो मेटल को अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो वो इतना हाईली रिएक्टिव है कि वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, एकदम से रिएक्ट करके फायर कॉज कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन यही आ जाता है, metals such as potassium and sodium react so vigorously they catch fire if kept open in the air, hence to protect them and to prevent them accidental fire they are kept immersed in kerosene oil. तो आपको सिर्फ यही यहाँ पे याद रखना है। मूव करें आगे, ओके। सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट है कि मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल लिया, वाटर में डाला, तो मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सारे मेटल एक तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप देखो गोल्ड वगैरह पहन के रखते हो तो गोल्ड वाटर के साथ नहीं करता रिएक्ट, ठीक है। सिमिलरली कॉपर है, कॉपर पानी के साथ नहीं करता, आपका एयर के साथ करेगा। कॉपर पे जितना पानी पड़ता है वो और शाइनी होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो चीज की मेटल सारे रिएक्ट नहीं कर रहे पानी के साथ, मतलब पानी के साथ ऐसा नहीं है कि वो पानी के हर टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ हॉट वाटर के साथ करेंगे, कुछ कोल्ड के साथ करेंगे, कुछ नॉर्मल के साथ करेंगे, और कुछ तो स्टीम के साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कौन से मेटल किस टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे है सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि भैया ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो इस पे कोल्ड वाटर के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। इतना वॉयलेंट और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है इनके अंदर से कि ये इमीडिएटली फायर कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी देख लो मेटल, पोटेशियम लिया, इधर सोडियम लिया, वाटर डाला, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया आपका, देखो मेटेलिक मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये कह रहा है कैल्शियम जो होता है वो लेस वॉयलेंट है वो भी कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, ठीक है, बट वो लेस वॉयलेंट है, इतना ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब आपका अगेन, कि जब हम कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो बना लेता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। नाउ ये जो कैल्शियम है ये स्टार्ट कर देता है फ्लोट करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं कैल्शियम उस पर स्टिक हो जाता है और वो ऊपर 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 आ जाता है आपका। सिमिलरली मैग्नीशियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बट मैग्नीशियम जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता है आपका कोल्ड वाटर के साथ, वो किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, बट ये दोनों फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ओके, अब कुछ है कह रहे हैं ये ना तो ये कोल्ड के साथ करते हैं ना ये हॉट के साथ करते हैं, दे रिएक्ट विथ स्टीम। तो आपके ये है एल्यूमिनियम और आयरन, इन दोनों रिएक्शंस को भी आप अच्छी तरह से कर लेना, अभी आपको इंटेक्स में ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो करते ही नहीं है पानी में किसी भी चीज के साथ रिएक्ट। डन। तो आपने अभी देखा कि एयर के साथ कैसा हो रहा है, फिर आपने देख लिया वाटर के साथ क्या हो रहा है। तो वाटर में आपको दिमाग में रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम दे स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज दे स्टिक विद द हाइड्रोजन गैस विच इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। नाउ मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सब में निकलेगी, अभी हमने पीछे भी किया था ये वाले रिएक्शंस, बट अब यहाँ पे आपको याद रखना है, चलो एक एग्जांपल्स करके देख लेते हैं हम। जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ही ले लेते हैं Na, उसको HCl के साथ कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, NaCl, तो सॉल्ट बन गया आपका प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ इसको आप क्या करा लो, बैलेंस करा लोगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब कोई और एसिड डालोगे तब भी आपको यही मिलेगा, बट ये यहां पे कह रहा है एक ऐसा अलग हमारा एसिड है। तो हमें बेटा केमिस्ट्री में ना ज्यादातर सारी एक्सेप्शंस को ही याद रखना है। एक ऐसा एसिड है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जब हम उसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे वो ये हाइड्रोजन गैस को नहीं प्रोड्यूस होने देगा। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब उसके पास देखो कितने सारे ऑक्सीजन है, तो वो क्या करता है अपना ऑक्सीजन दे देगा और वो इसके साथ लगा देगा। जब इसके साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो H2O बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर, ठीक है, और पानी बना लेता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, N2O या NO या NO2 में। ठीक है, तो सारे एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बट एक अनोखा एसिड है, कौन सा, HNO3। HNO3 एसिड याद रखो, HNO3 HNO3 HNO3। ठीक है, तो HNO3 क्या करेगा, नहीं प्रोड्यूस होने देगा H2, वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा H। ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा N2O NO या इसके अंदर। बट इसका भी फिर एक और तोड़ आ गया। ठीक है, हमारे पास दो ऐसे हमें मेटल्स मिल गए, ये वाले, ये कहता ये एक एक्सेप्शनली अलग से मेटल है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं HNO3 के साथ तो ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे वाटर, ये H2 ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन आपकी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे HNO3
special acid which do not produce H2 gas, और दूसरी एक्सेप्शन इसको तोड़ दिया Mn एंड Mg ने। ये कह रहे हैं अगर ये रिएक्ट हो जाएंगे ना HNO3 के साथ, तो ये तो भैया H2 ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको इन दोनों नाम को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ये आपका वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो, आप कोई भी मेटल ए ले लो, जैसे सपोज टू बी आप किसको ले रहे हो, यहाँ पे Zn को ले लेते हो, और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी में CuSO4 ले लेती हूँ। तो Zn जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा, ए का सॉल्ट लग गया। ठीक है, और मेटल बी को इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पहले करी है। डन यहां तक। चलो, तो यहां पे बस आपको क्या करना है, पहले मेटल ऑक्साइड सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। जब हमने एयर का देखा उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना था। फिर जब हम वाटर में आए तो आपको याद रखना है हॉट कोल्ड स्टीम से होने वाले रिएक्शन, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, कि वो फ्लोट करना क्यों शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन देखा, तो इसमें HNO3 को याद रखना है, मैग्नीशियम और मैंगनीज को याद रखना है। फिर हम अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना, सेम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आ गया जी, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और दिस इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम। यहां पे अब क्वेश्चन आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल क्या आपस में रिएक्ट करते हैं? यस, करते हैं। कैसे करते हैं? जितनी भी चीज है ना हमारी, ज्यादातर केमिस्ट्री के कंपाउंड्स, ठीक है, या जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, मेटल और नॉन मेटल से ही बने हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो क्या है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, सिमिलरली आपका सोडियम में जाते हो तो 1, ठीक है, फिर मैग्नीशियम में जाते हो तो 2 वैलेंसीज थी ना, तो एक देने वाले हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो कोई ऐसा भी तो होगा जिसको चाहिए होगा, वो उसको गेन कर लेगा। तो जो दे रहा है और जो ले रहा है, इन दोनों का आपस में क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उन्हें, आयनिक कंपाउंड्स। तो compounds which are formed by the transfer of electrons are known as ionic compound. Done. Very very important. देखो, the compound forms by the transfer of electron from metal to non-metal are known as ionic compound और electrovalent compound. अब ये चीज हो कैसे रही है इसको देख लेते हैं। तो देखो, यहां पे मेरा क्या है, सोडियम है। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है उस वो क्या होता है, 281, इस पे ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको देना है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इससे पीछे वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको 1 देना है। तो ये अगर 1 दे देगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये दे रहा है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये 28 हो गया पॉजिटिव। नाउ अब इसको एक ऐसा इंसान चाहिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक ऐसा मेंबर चाहिए जो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हो। तो मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, क्लोरीन का नंबर होता है 17, 287। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, 287। तो 7 कंप्लीट नहीं है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए, तो इसके पास कितनों की कमी है, 1। तो यहां ये देख रहा है कि भाई सोडियम एक ऐसा है जो एक देने के लिए रेडी है,
तो ये इसके पास जाएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा जो ये दे रहा था। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और क्या फॉर्म कर लिया, क्योंकि ले लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बट उसका शेल कंप्लीट हो गया 288। तो ये बन गया। अब इसको आप इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बनाओ तो आपको सिर्फ लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होता है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे क्लोरीन, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप प्लेस कर दो और एक ये अब यहां से ले लेगा। ठीक है, तो ये ले लिया, ये पूरे 8 कंप्लीट हो गए और इस तरीके से आप दिखा दोगे। डन। सिमिलरली अगर कोई एक ऐसा मेटल है जिसके पास 2 है, ठीक है, तो उसके पास सपोज टू बी 2 रुपीज है। अब उस पर 2 रुपीज है तो आइदर वो ऐसा इंसान ढूंढेगा जिसको 2 रुपए की पूरी जरूरत हो, या फिर वो ऐसा ढूंढेगा जिसको 1-1 रुपया चाहिए हो, है ना। मुझे तो दोनों ही देने हैं, मुझे 2 रुपीज पूरे देने हैं, तो मैं या तो एक ही पर्सन को दे सकती हूँ या फिर मैं 2 पर्सन को भी दे सकती हूँ जिनको 1-1 रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, तो 2 पॉजिटिव आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन भाई साहब ऐसे हैं जिनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे कितने क्लोरीन लग जाएंगे, 2 क्लोरीन्स, और ये दोनों यहां से एक एक ले लेंगे। तो Mg तो 2+ अपने पूरे दे रहा है, तो Cl कितने लगे, 2, और दोनों ने कितना कितना इलेक्ट्रॉन लिया, सिर्फ एक एक। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ आई बात। चलो एक और करके देख लेते हैं। यहां पे सपोज टू बी Na है, ठीक है, Na कितने दे रहा है, अपना एक ही दे रहा है, बट यहां पे मैं आपको लिख रही हूं कि आप ये बनाओ, इसका कंपाउंड फॉर्म करो और इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करो। तो आपको क्या करना है, जितने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं आपको 2 लिखो, 2 है ना, तो 2 लिख दो। Na के पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और O के पास कितने होते हैं, 6। एक ये यहां से ले लेगा, एक ये यहां से ले लेगा, ठीक है, तो इसका काम पूरा हो गया। तो Na ने क्या किया, Na जो थे वो 2 थे और एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो पॉजिटिव, और O जो है वो हमारा एक ही है, बट उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 2 नेगेटिव, और यहां पे आप शो कर दोगे। डन। तो ये हमारा यही होते हैं और ऊपर आपको चार्ज लगाना है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी होती है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन, आप यहां से प्रैक्टिस कर लोगे। MgO बनाना है, तो Mg के पास कितने होते हैं, Mg is 12, तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और O एक ऐसा है जिसको दोनों ही चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों ही यहां से ले लेगा। तो Mg क्या हुआ, 2 पॉजिटिव, और O क्या हो गया, 2 नेगेटिव, ठीक है, और ये बना लेगा MgO। तो आप इस तरीके से ये कर लोगे। अब यहां पे क्वेश्चन कुछ और भी आते हैं, यहां पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप कार्बन पढ़ोगे तो भी इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको लिंक किया जाएगा, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। एक तो ये फॉर्मेशन पक्का करके जानी है, इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है किसी भी कंडीशन में, ये आपका गारंटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो बहुत ध्यान से समझना, एक बार ही समझ लोगे पूरा काम बन जाएगा आपका। देखो सबसे पहले फिजिकल नेचर की बात करते हैं। ये कहता है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ठीक है, और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों, देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जब सारे पार्टिकल्स पास पास लगेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म कर लेंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड, और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है।
तो आपको यही याद रखना है। बट वो हो जाने की वजह से ये हार्ड तो हो जाते हैं बट ब्रिटल रहते हैं कि जरा सा भी इस पे लगा तो ये पूरा चूर चूर हो जाएगा, लाइक योर ग्लास। नेक्स्ट, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इतनी स्ट्रांग है तो जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. So यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मतलब बिल्कुल रट के जाना है। वैसे तो समझ आने वाली बात है बट आपको नहीं आ रहा है तो आपको रट के जाना पड़ेगा। ये क्यों है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्यों है भैया, क्योंकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डन। नेक्स्ट आपका इसी में बोल रहा है ये कि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ये कहता है कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट आर इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो सॉलिड फॉर्म है तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इधर से उधर। बट अगर मैंने इसको मोल्टन स्टेट में कर दिया तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो है ही बट क्लोजली पैक्ड होने के वजह से आयंस मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको अगर मोल्टन में डाल देंगे, पिघला देंगे, तो आयंस क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे और वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मोल्टन स्टेट में ये क्या हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कंडक्ट करना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां तक अभी तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करो, इसकी प्रैक्टिस एक दो बार कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अक्रेंस ऑफ मेटल। सो नेक्स्ट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं ऐसा बोलती रहती हूँ, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली है, जब तुम जाओगी ना पेपर देने तब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो आपको मिलेंगी और यहाँ से डेफिनेटली 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला पार्ट और आयनिक वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। देखो अब हम बात कर रहे हैं अक्रेंस ऑफ मेटल। तो भैया हमारी अर्थ क्रस्ट में ना इतना ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट में हमारे बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। देखो हमें कहीं कहीं पे रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, कहीं पे बोला जाता है वो वेल हमने किया वहां पे गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, ये किया तो एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो बेसिकली कि हमारे ये जो रॉक्स हैं ये सब चीजें यहीं से ही हमें मेटल मिला। तो क्या होता है कि सपोज टू बी एक बहुत बड़ी रॉक थी, ठीक है, इस तरीके की, इसको इन्होंने चेक किया, वैसे तो हर एक में पत्थर वत्थर ही होता है, मिट्टी होती है, बट यहाँ पे इनको कुछ शाइनी शाइनी सा पार्टिकल दिखा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हलचल मच गई कि भैया यहाँ पे कुछ तो है, इस वाली रॉक के अंदर कुछ है। तो अब इस रॉक को लेके जाया जाएगा लेबोरेटरी में एज अ सैंपल। हम यहाँ पे जो ये पीसेस हैं इनका क्या करेंगे, थोड़ा एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको लैब में चेक करेंगे कि ये कौन सा मेटल है, फिर उसको उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफाइन करेंगे उसको, उसमें से उसकी प्योर फॉर्म को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले जब ये हमें मिला है ना इस फॉर्म में, तो ये प्योर फॉर्म तो होगी नहीं, तो ये जो इम्प्योर फॉर्म होती है इसको हम बोल देते हैं क्या, ओर। क्या बोलते हैं, और ये जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं मतलब इसके अंदर बहुत कुछ मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ओर। अब इस ओर में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो पूरी रॉक है इसमें बहुत सारी मिट्टी है, वो है वो है, ठीक है, तो इनको बोल देते हैं गैंग पार्टिकल्स। ये जो इम्प्योरिटीज हैं सारी की सारी सॉलिड मिट्टी एंड ऑल, इनको बोलेंगे गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा, ठीक है, ये वर्ड आप ढूंढ लेना यहाँ पे। अब इन पार्टिकल्स को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे, ठोक पीट करके उसको पूरा पानी वानी डाल के मिट्टी विट्टी निकाल देंगे। अब ये जो मुझे ओर मिला है इस ओर को मैं चेक करूंगी अब, और फिर इसमें से मैं अपना मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करूंगी। तो अब यहाँ पे जब हम उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है हमें तीन तरीके से दिखते हैं मेटल। एक जो हाईली रिएक्टिव कैटेगरीज में होते हैं,
यानी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो उसके अंदर हमारी इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी के और तीसरे होते हैं हमारे लो रिएक्टिविटी के। तो जो हमारे हाई रिएक्टिविटी के उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट से तगड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरा हमारा आ जाता है मीडियम रिएक्टिविटी। यहाँ पे हम दो प्रोसेसेस लगाते हैं, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। इसको अभी हम करते हैं। इन दो प्रोसेस के बाद आपकी जो सबसे लो रिएक्टिविटी है उसमें आपकी ज्यादातर सल्फाइड ओर्स के साथ ही होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स यहाँ पे भी था, तो इसमें रोस्टिंग ही लगेगी, ठीक है। तो पहले बहुत जो हाईली रिएक्टिव है उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करेंगे, और जो हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल होते हैं जिनकी बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते उसका इतना सा भी पार्टिकल वेस्ट हो जाए, क्योंकि हम अगर नॉर्मल करते हैं तो उसमें चांस होता है कि हमारे कुछ मेटल वेस्ट हो सकता है। तो हम ऐसे एक्सपेंसिव और हाई इकोनॉमिक वैल्यूज वाले मेटल को भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको करा रही हूँ और बहुत अच्छे वे में कराऊंगी, तो आराम से ना बैठ जाओ। और अगर साथ में आपकी बुक्स एंड पेन पेंसिल नहीं है तो ले आओ जल्दी, ये हम साथ साथ ही करेंगे अभी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लो रिएक्टिविटी, सेम यही प्रोसेस लगेगा, तो मेन हमें ये समझना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये कह रहा है यहां पे आपके जो है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ये सब है, ये ज्यादातर हमें फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कॉपर सिल्वर कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है, मतलब उसके साथ मिक्स होते हैं ये। उसके अलावा कुछ बहुत सारे ये हैं, ये आपको ज्यादातर सल्फाइड या कार्बोनेट्स के साथ में मिलते हैं। मतलब सल्फाइड मतलब SO2, ठीक है, या सॉरी, सल्फाइड मतलब सल्फर, S के साथ लगे होते हैं, और कार्बोनेट मतलब CO3 के साथ लगे होते हैं। तो चलो अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं और करते हैं। तो मेटल हमेशा अपनी ओर की फॉर्म में मिलेगा और ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, जो मैं आपको ढूंढ रही थी ना वो मिल गया मुझे। ये देखो, ओर्स को माइन किया जाता है। अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल सैंड, इनको गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। और फिर इसमें से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने मेटल को। और ये जो प्रोसेस होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम द इम्प्योर पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं मेटलर्जी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। ओके, नाउ अब हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, जो टॉप हमारे उस पे है उसको करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में आपका क्या होता है, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना ये सेटअप रेडी करेंगे, ठीक है। इस सेटअप के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्यूशन डालेंगे। अब वो किसका सॉल्यूशन होगा, जो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है या मुझे जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं उसका सॉल्यूशन इसके अंदर डालूंगी। तो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट या कुछ इस तरीके का। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइट। A solution of the metal salt is used as an electrolyte। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स भी लगा दूंगी। तो मैंने क्या किए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स बनाए। एक बनाया कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, और दूसरा मैं बनाऊंगी एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे आयंस होते हैं, वो ओपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव पे जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे आएंगे। अब क्या होता है, इसके अंदर मेरे को जो वो और मिला है, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा मुझे मिला है, और मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर कॉपर है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लगा दूंगी। तो जो मेरी एनोड बनी है वो एनोड किसकी बनी है, मेरी इम्प्योर मेटल की। एनोड मेरी किसकी बनी है, इम्प्योर मेटल की। ठीक है, एंड जो मैं कैथोड है, तो कैथोड पे क्या है, मैं क्या कर रही हूं, मुझे पता है कि कॉपर है, तो मैं एक पतली सी स्ट्रिप जो है कॉपर की वो क्या कर दूंगी, कैथोड पे लगा दूंगी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहां से इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करूंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होना शुरू होगी, तो यहाँ पे जो एनोड पे जो ओर है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्ट होगा तो वो इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर से इसमें क्या है, पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो कॉपर था मेरा इम्प्योर, ये तो ये कॉपर इम्प्योर जो है, और जो मैंने पहले से प्योर स्ट्रिप लगाई है कैथोड पे नेगेटिव पे, ये प्योर कॉपर अब इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, इस पे डिपॉजिट 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 होते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, थिक होनी शुरू हो जाएगी। और जो आपकी एनोड है जब उसमें से निकलते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, थिन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये पूरी तरह से मूव होके इधर आ जाएंगे तो ये प्रोसेस डन हो जाएगा और हम करंट को स्टॉप कर देंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, एनोड के अंदर से मेल्ट होना शुरू हो गया, और मेल्ट होके जो कॉपर के आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए, और धीरे 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 इधर कलेक्ट होते गए होते गए होते गए, और मेरी ये जो यहाँ पे एनोड है ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली 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 होती जाएगी, और ये सारे पार्टिकल्स जो थे वो इधर से इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा कॉपर मिल गया। नाउ मैं इस इलेक्ट्रोड को निकालूंगी, बाहर रख दूंगी और सारा कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। अब जो इम्प्योरिटीज थी, थोड़ी बहुत मिट्टी धूल वगैरह जो भी थी, वो यहाँ पे नीचे की तरफ सेटल्ड हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ नीचे की तरह सेटल्ड हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एनोड मड, क्योंकि एनोड क्या था, इम्प्योर था, तो मड उसी के नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो इसको ही याद रखना, एनोड मड मतलब एनोड के नीचे, तो एनोड इज इम्प्योर एंड कैथोड इज प्योर। तो अगर मुझे गोल्ड निकालना था तो मैं क्या करूंगी, पहले गोल्ड को इस पे डाल दूंगी एनोड पे जो इम्प्योर मिला है मुझे, और प्योर की एक थिन स्ट्रिप में कैथोड पे लगा दूंगी। धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, और फिर जैसे मेल्ट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, वहां सारा डिपॉजिट हो जाएगा। फिर मैं ये प्रोसेस बंद कर दूंगी, इसको बाहर निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, और ये इम्प्योरिटीज सारी यहीं पे ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, आपको पूरा लिखने के लिए नहीं आता, बस ये आता है कि हमारा ये सॉल्ट है, तो बताओ इसको एक्सट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू। तो बताओ एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा। तो आपको क्या लिखना है, एनोड के लिए लिखना है कि एनोड इज इम्प्योर मेटल, एनोड पे इम्प्योर होगा। कैथोड पे आपका क्या होगा, प्योर होगा। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, उसी सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, उसी सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन आता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको दिखा दूंगी। डन, बाकी की सारी थ्योरी यहां पे लिखी हुई है। चलो अब हम आ जाते हैं पीछे अपना। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे है आपका। अब हम आ जाते हैं मिडल रिएक्टिविटी पे। मिडल रिएक्टिविटी पे देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे ना दो प्रोसेस होंगे। ठीक है, एक होगा मेरा कैल्सिनेशन और एक होगा मेरा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, रोस्ट करें किसी को,
है ना। तो रोस्टिंग, हम जैसे रोस्ट करते हैं ना अपना, अभी ठंड विंटर्स का टाइम है तो हम पनीर टिक्का एंड ऑल जो इस तरीके से बनता है तो रोस्ट करते हैं। अब जब वो रोस्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखा ऐसे बीच में हवा भी देते हैं वो, तो वहां से याद रखना कि जब रोस्टिंग कर रहे हैं तो एक्सेस एयर दे रहे हैं, और कैल्सिनेशन करेंगे तो लिमिटेड एयर में करेंगे। यही दोनों का क्या है, डिफरेंस है। दोनों प्रोसेसेस में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहां पे होगा इन एक्सेस एयर, और यहां पे होगा हीट इन लिमिटेड एयर। तो यही दोनों का डिफरेंस है। यहां पे दे रखा है आपको, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। और जब हम उसको लिमिटेड एयर में करते हैं, carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो दो प्रोसेस हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हीट इन एक्सेस एयर और हीट इन लिमिटेड एयर। अब देखो ये प्रोसेस होगा कैसे, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम बोल रहे हैं रोस्टिंग किसके लिए है, सल्फाइड ओर्स के लिए। रोस्टिंग किसके लिए है, सल्फाइड ओर्स, और ये किसके लिए है, कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, और सल्फाइड का मतलब S। तो यहां पे आप याद रख लेना, एक दो ओर्स के नाम यहां पे दे रखे हैं, अमालगम और सिनेबार। ठीक है, तो आप सिनेबार को याद रखो। सिनेबार जो होता है वो मरकरी का ओर है। ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे दे रखे होते हैं, बट आप यहाँ पे सिनेबार को जरूर याद रख लेना कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सिनेबार ओर को एक्सट्रैक्ट करूं, तो सबसे पहले सिनेबार बोल रहा है तो मतलब वो क्या है, मरकरी का ओर है। मरकरी का ओर है तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। एस है तो मतलब सल्फाइड है, सल्फाइड है तो मतलब रोस्टिंग होगी उस पर। ठीक है, अब देखो कार्बोनेट के साथ CO3 लगा होगा, तो यहां पे दे रखा होगा कि जिंक कार्बोनेट ले लो या कुछ और। तो मैं दोनों को करके दिखा देती हूं आपको। यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट के साथ कर रखा है हम उसी के साथ देख लेते हैं। तो सपोज टू बी कि जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, इसको हमें लिमिटेड एयर में करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग से हीट एयर में मतलब ऑक्सीजन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ लिख दो हीट। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, ZnO प्लस CO2। देखो O3 हो गए, 2 and 1 3, C एक हो गया, Zn ये, तो ये बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे मुझे देखो अभी ये प्योर फॉर्म में नहीं मिला ना, ये तो क्या मिल रहा है मुझे, ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये मुझे क्या मिल रहा है अभी, जिंक ऑक्साइड। अब आप मुझे कुछ रिफाइन करने के लिए दे के जा रहे हो और मैंने आपको दे दिया, ये लो मैडम जिंक ऑक्साइड ले जाओ, तो क्या आप जिंक ऑक्साइड ले जाओगे, आप बोल रहे हो मुझे तो जिंक ही चाहिए। तो फिर अब क्या करेंगे, इस ZnO को उठाएंगे और इसको रिड्यूस करा देंगे। इसके पास ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है, तो ये अपना ऑक्सीजन दे देना किसी को, तो हम यहाँ पे C के साथ इसको रिड्यूस करा देंगे। तो जब आप ये करोगे तो ये Zn बन जाएगा और साथ में CO निकल जाएगा। ठीक है, CO निकल जाएगा, तो ये मुझे प्योर फॉर्म ऑफ जिंक मिल गया। ठीक है, तो ये स्टेप समझ आया। तो कैल्सिनेशन जब करना है तो दो स्टेप में हमारा क्या होगा, काम कंप्लीट होगा। तो दिस इज योर कैल्सिनेशन। अगर कोई भी चीज कार्बोनेट ओर के साथ है आपकी, अगर आपकी कोई भी चीज कार्बोनेट ओर के साथ दे रखी है लाइक दिस, तो आप क्या करोगे, उसको नॉर्मल बस हीट कराओगे और पहले वो कन्वर्ट हो जाएगी ZnO में, और फिर इस ZnO को आप क्या करोगे, C के साथ रिड्यूस करवा दोगे और आपका फॉर्म हो जाएगा Zn, और CO क्या हो जाएगा, अलग रिलीज हो जाएगा। तो दो स्टेप में काम होगा। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, अब आपका सल्फाइड ओर के साथ। ठीक है,
तो हम सेम प्रोसेस ही कर सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो सल्फर के साथ भी दिख जाती है और जिंक जो है वो आपकी किसके साथ में नजर आ जाती है, सल्फर के साथ भी। तो अब मैं सल्फाइड ओर्स के लिए कर रही हूं यहां पे, तो ये देखो अब है ZnS सल्फाइड के साथ है, बट इसको किसमें करते हैं, एक्सेस हीट करते हैं, एक्सेस एयर में। तो मैं यहां पे अलग से O2 शो करूंगी, इसको हीट किया तो ये क्या करेगा, अगेन ZnO कर लेगा और साथ में SO2 फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहां पे, आपको इस तरीके से कर रहा है। तो यहां पे मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगाती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। नाउ 2 और 2 2 4 और यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे बैलेंस हो जाएगी। अभी बैलेंसिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे रहो बस। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ZnS को रिएक्ट कराया एक्सेस एयर में, ZnS को रिएक्ट कराया एक्सेस एयर में, तो इसने मुझे अगेन क्या दिया, ZnO दिया। अगेन इसने मुझे क्या दिया, ZnO दिया। अभी भी ये प्योर फॉर्म नहीं आई ना, तो सेम कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो गया ये। तो अगेन मैं इसको क्या करूंगी, ZnO को C के साथ रिएक्ट कराऊंगी और ये Zn फ्री हो जाएगा और CO को ले लेगा, तो ये मुझे प्योर फॉर्म मिल जाएगी। तो क्लियर हुआ। तो सेम है, बस आपका जो स्टेप 1 है वो चेंज हो रहा है। स्टेप 1 अगर CO3 है तो ये हो जाएगा, अगर S है तो ये हो जाएगा। बस हमें यहाँ एक्सेस एयर O2 दिखानी है, प्रोड्यूस ये यही करेगा। इधर S है तो SO2, इधर CO3 था तो CO2। सो दिस इज योर कैल्सिनेशन एंड दिस इज योर रोस्टिंग। पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का। अभी दिखाऊंगी इसको करके ना, जब ये आपके क्वेश्चंस में आएगा फिर हम इसको एक बार और कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो, आपको हाईलाइट करके चलो, यहाँ पे आपका ZnS है, सॉरी यहां आपका ZnS था, आपको मिला ZnO, प्योर फॉर्म नहीं है। फिर आपने ZnO को क्या किया, रिड्यूस कराया C के साथ, तो आपको क्या मिला, Zn। ठीक है, सो हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। स्टेप नंबर 2 इज कॉमन इन बोथ, बस आपका 1 चेंज हो रहा है, तो इसी को ही बस आपको माइंड में सेट कर लेना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, सल्फाइड के साथ में थे, तो सल्फाइड के साथ थे तो आपको यही वाला प्रोसेस करना है कि आप क्या करोगे, उसका रोस्टिंग कर दोगे, बस एक्सेस हीट में एयर करोगे, ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड को रिड्यूस करा दोगे और प्योर फॉर्म मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर इज हेयर। ठीक है, बहुत ध्यान से कर लेना। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। एक चीज रह गई यहाँ पे, एक और रिएक्शन इधर दे रखा है छोटा सा, इसको कर लेना। ये थर्मिट रिएक्शन है, ये ना आपको यहां पे दे रखा है, जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, उसको जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, आपने कभी वेल्डिंग होते हुए देखी है, लोहे के ऊपर एक वो कोई स्ट्रिप सी रखते हैं और देन उस पे हम हीट करते हैं, तो लोहा और एल्यूमिनियम का बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि आपका जो मेटल ब्रेक हुआ होता है वो क्या हो जाता है, वहां पे ज्वाइन कर जाता है। तो इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, तो एक ये रिएक्शन और है, इसको और ध्यान से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल। आई होप आपको ये समझ आया है। कोरोजन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोरोजन पढ़ लेना बस क्या होता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यस मुझे याद आ गई, सॉरी, हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे अंदर वाला मेटल क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है।
दूसरा हम अलॉइंग करते हैं। अलॉइंग का मतलब होता है कि हम कोई भी मेटल के साथ अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी खराब है तो उसे दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, अगर आप नॉर्मल स्टील पे रहते थे तो वो स्टेन छोड़ देता था, मतलब उस पर पानी के निशान रह जाते थे या कुछ ऐसा। तो हमने उसको क्या कराया, मिक्स कराया कुछ अदर मेटल के साथ और स्टेनलेस स्टील बना दी, जिसको आप देखते हो आपके घरों की ग्रिल्स में यूज करी जाती है, या कहीं पे भी आपके बर्तन भी आजकल स्टेनलेस स्टील के ही आते हैं। तो उस प्रोसेस को हम अलॉइंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलॉयज के नेम दे रखे हैं आपको। अलॉय की पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ अलॉयज के नेम दे रखे हैं। मैं जो अमालगम बोल रही थी, दिस इज द अलॉय, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ब्रास दे रखा है, वो किसका अलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज दे रखा है, कॉपर एंड टिन का, ठीक है। सिमिलरली सोल्डर दे रखा है आपको, लेड एंड टिन का। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्कर एमसीक्यूज में आपको दिखने को मिल जाएंगे। ये हमारी कुतुब मीनार दिखा रखी है, ठीक है। तो आयरन की वजह से बहुत ज्यादा रस्ट हो रहा था इस पे, तो इसको प्रिवेंट करा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। आपने गोल्ड भी देखा है, आपका 24 कैरेट गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे आप कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट कॉपर या सिल्वर डालते हैं जिससे वो 22 कैरेट बनता है, एंड देन वी कैन मेड आवर ज्वेलरीज। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, जो हमने चीजें इंपॉर्टेंट कवर करी है उसको नोट डाउन करो, अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट है। बट ये चैप्टर अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी के बीच बीच में से दिया जाता है, तो जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है उसको आप ध्यान से करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।